हेलो साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस सेशन के माध्यम से हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर 1 यूरोपियन का आगमन, उस चैप्टर से संबंधित सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डील करेंगे। उन सभी एमसीक्यू को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुँचा था। तो दोस्तों, यह वास्को डी गामा जो था वह पुर्तगाल का नागरिक था, जो कि 1498 में यह कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था और वह कालीकट का बंदरगाह था कप्पक डाबू बंदरगाह। तो यह दिनांक जो था वह 17 मई 1498 की तारीख थी, जिस समय पहला कोई पुर्तगाली समुद्री रास्ते से भारत की तरफ आया था। वहाँ का स्थानीय शासक जमोरिन ने कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। यानी कि जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था, उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उस समय मुगल बादशाह जो थे वह अकबर थे और लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में किया गया। साथियों, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है वह किसे माना जाता है। यह भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो एक्चुअल में पुर्तगाली सत्ता को स्थापित किया था वह था फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। वह अल्बुकर्क था जिसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हो गया था। तो काउंट लाली जो है वह फ्रांसीसी सेनापति था जो कि 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। वह किसने पराजित किया था? अंग्रेजों के द्वारा वह पराजित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शहरी फरमान जारी कराने में सफल रहा। तो दोस्तों, सर टॉमस रो वह अंग्रेज अधिकारी था जो जहांगीर से 1615 ईस्वी मिला था और मुगल साम्राज्य के कुछ भागों में व्यापार करने के लिए एक शाही फरमान जो है वह जारी करवाने में सफल हुआ था। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उसका उद्देश्य था व्यापार करना, न कि पूरे साम्राज्य पर, पूरे भारतवर्ष पर कब्जा करना। तो उसने स्टेटमेंट दिया था, एक नारा दिया था, यानी कि वह एक स्टेटमेंट के साथ, एक उद्देश्य के साथ चला था कि मुझे भूभाग नहीं चाहिए, मैं व्यापार करना चाहता हूँ। तो यह स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूभाग नहीं व्यापार। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से मैं यह बताना चाहता हूँ कि साथियों, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है। तो यह जो है बिहार एसआई कुल 1275 पदों के लिए वैकेंसी आई है और बिहार एसएससी 12,199 पदों की वैकेंसी आई है। तो साथियों, हम लोगों को करना है कि एक एक करके मॉडर्न और एंसेंट है, मेडाइवल है, फिर आपका साइंस का सेगमेंट हुआ, इकोनॉमिक्स का सेगमेंट हुआ, इन सारे प्रश्नों को हम एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने सब्सक्रिप्शन बटन में बेल आइकन को दबा लें, ताकि क्या होगा कि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो डायरेक्टली आपके तक पहुँचेगा। वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और क्या करें इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था। तो यह शाही फरमान जो है वह जॉन शर्मन ने प्राप्त किया था फर्रुखसियर से। हुआ यूँ था दोस्तों कि फर्रुखसियर जो था वह एक बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित था। उस बीमारी के कारण उसकी जान भी जा सकती थी, ऐसा सिचुएशन आ बना था।
उस दौरान जॉन सरमन ने हैमिल्टन को उनके उपचार के लिए भेजा और यह उपचार से वह बहुत जल्दी बहुत ही मतलब कम्प्लीटली ठीक हो गया था। इससे प्रसन्न होकर उसने यह जो है फरमान जारी किया, जिसे शाही फरमान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे। तो यह जो था हॉकिंस जो है वह जहांगीर के दरबार में गया था व्यापार के व्यवसाय के अधिकार प्राप्त करने के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो यह जो है काल्बर्ट है। काल्बर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था, उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो हुआ ये था कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि फ्रांसीसी जो जहाज़ था उस पर अधिग्रहण कर लिया था, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ कब था। तो यह 1746 से 48 के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था और इसे एक्सला-सैपेल संधि के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था। तो डचों का बंगाल में कौन सा स्थापना, ये देखिए प्रश्न गलत हो गया। डचों ने बंगाल में कौन सा नहीं, कहाँ पे होना चाहिए था, है ना। ये कौन सा नहीं होना चाहिए, कहाँ पर कारखाना स्थापित किया। तो पिपली में डचों ने बंगाल के संदर्भ में पूछा रहा है, तो डचों ने बंगाल में पिपली में अपना कारखाना स्थापित कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी और वह 1600 में स्थापित की गई थी। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी, यानी कि कौन सी वस्तु जो थी वह अंग्रेज के द्वारा यूरोप को निर्यात नहीं की जाती थी। तो वह दोस्तों चाय थी, जिसे निर्यात नहीं किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। मसाले, सूती वस्त्र और नील, ये सब निर्यात की वस्तुएं थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ। तो यह जो है वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसके द्वारा फ्रांसीसियों की सत्ता कमज़ोर पड़ गई और अंग्रेज़ों का प्रभुत्व जो है उनका शासन और अधिक स्थापित हो गया। और अगर वांडीवास युद्ध की बात करें तो यह वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था साथियों। वांडीवास का युद्ध जो है वांडीवास का वो 1760 में हुआ था। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, ये पुर्तगाली उपनिवेश था, उसका प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो यह फ्रांसिस्को द अल्मीडा एक व्यक्ति हुआ करता था जो कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। ये तो ईस्ट इंडिया, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ और ओरेस्टन कंपनी, ये सारी अंग्रेजी कंपनी है, लेकिन सबसे पहला जो अधिकार मिला था वह अंग्रेजों की लिवेंट कंपनी थी, उसे व्यापार करने का पहला अधिकार दिया गया था। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो यह जो था जहांगीर के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। जहांगीर के पास कैप्टन हॉकिंस जो है वह गया था व्यापार अधिकार के लिए गया था। उससे पहले शॉरमैन जो था वह भी व्यापार के लिए अधिकार मांगने के लिए और उससे लागू करने के लिए वह जहांगीर के पास गया था।
प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है साथियों कि एक्स-ला-सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यह एक्स-ला-सापेल की संधि किसके विषय में है यह पूछा जा रहा है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, सही बात है। 1746 से 48 तक चला था प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि एक्स-ला-सापेल संधि के माध्यम से इसकी समाप्ति हुई थी और अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ये बहुत ही शानदार नीति थी, ताकि क्या होगा कि अगर दो राजाओं के बीच झगड़े होंगे तो उसमें वो हाईलाइटेड होगा और क्या होगा कि भू अर्जित क्षेत्र अर्जन करने में उसे सहायता मिलेगी। तो यह नीति थी डुप्ले की यह नीति थी साथियों। प्रश्न संख्या 20 की तरफ जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछ रहा है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। तो फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे? ऐसा इसलिए हुआ कि वहाँ पे अंग्रेज़ की क्या थी, बहुत ही फौज जो थी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करती थी। कई बार उन्हें उनसे मुँह की खानी ऑलरेडी पहले से भी पड़ी थी। इसके कारण वह क्या हुई थी, दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित नहीं कर पाए थे। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो यह बिहार राज्य था, जो कि अफीम और सोरा का प्रमुख केंद्र रहा था अंग्रेजी काल की बात करें उस दौरान। तो इसका प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा बिहार। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। साथियों, दुर्ग अर्थात किला के संदर्भ में पूछा जा रहा है और वह भी पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों ने 1503 में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था और वह था कहाँ पे, किस स्थान पे किया था साथियों? तो वह था कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, यानी कि क्या सीक्वेंस रहा है इनका, उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, तो स्टार्टिंग 4 से होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में भी 4 से नहीं हो रहा है, सी में भी 4 से नहीं हो रहा है, डी में भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन है जिसकी शुरुआत 4 नंबर ऑप्शन से हो रही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर भी साथियों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद यहाँ पे डचों का नंबर था, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रांसीसी थे। तो यह जो क्रम चला था 4, 2, 1, 3 का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह क्या था, लॉर्ड क्लाइव। ये था लॉर्ड क्लाइव, जिसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी गई थी। इसने प्लासी के युद्ध में अनिर्णायक जीत की थी। बेहतरीन इन्होंने क्या किया था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धूल चटाई थी। वहाँ से इसको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक के तौर पर जाना गया। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो यह जो मैदान है साथियों, वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और प्लासी की युद्ध के बारे में बात किया जाए तो यह जो है 23 जून 1757 को हुआ था साथियों। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। परीक्षा में कितने बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है और यह इम्पोर्टेंट भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, यानी कि लड़ा गया था, यह वर्ष के बारे में पूछा गया। तो 1757 को लड़ा गया था, 23 जून 1757 को। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिससे
अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर लिया। ऐसा कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसके बाद अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व बहुत हद तक स्थापित हो गया था? तो वह था साथियों बक्सर का युद्ध 1764, यानी कि 22 अक्टूबर 1764। साथियों इस समय से अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है वर्चस्व काफ़ी बढ़ गया था, यानी कि शक्तिशाली स्थिति में यह पहुंच चुके थे। प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 में पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? दोस्तों जब बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। प्रश्न संख्या 29, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो यह जो है जिस समय लॉर्ड क्लाइव गवर्नर थे, उन्हीं के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने बेहतरीन तरीके से इन सभी को परास्त किया था और अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो वह प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। प्रश्न दो तरीके से पूछा गया है कि यह जो है यह बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी लॉर्ड क्लाइव जब गवर्नर था, उन्हीं के कार्यकाल में। और यह कब की गई थी? तो 12 अगस्त 1765 को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? तो यह थॉमस बेस्ट था, जो कि एक अंग्रेज सेना नायक था। उसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर पराजित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? इसमें सबसे पहले कौन लड़ा गया था? 4 युद्ध का जिक्र किया गया है साथियों, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अम्बूर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे ईस्वी के माध्यम से, डेट के माध्यम से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या है, यह प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था साथियों। आपसे क्रम से करने के लिए पूछा जा रहा है तो करते हैं। यह बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में, 1764 में। फिर अगर वांडीवास के युद्ध की अगर बात किया जाए तो वांडीवास का युद्ध जो है साथियों यह 1760 में हुआ था, 1760 में। और अम्बूर की युद्ध की बात किया जाए तो यह जो है 1749 में हुआ था, 1749 में। तो सबसे पहले क्या हुआ था, कौन सा युद्ध लड़ा गया था साथियों? सबसे पहले 49 का नंबर आता है, यानी कि अम्बूर का युद्ध। और यह ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। उसके बाद किसका नंबर था साथियों कि वह उसके बाद था आपका प्लासी का। तो नेक्स्ट नंबर आएगा प्लासी युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? यानी कि इंग्लिश खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह था हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस था जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि अथवा खान की उपाधि प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 35, बेदरा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? यहाँ पे बेदर लिखा गया हुआ है साथियों, यह बेदरा का युद्ध होगा। तो वह किनके मध्य लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध जो था वह अंग्रेज तथा डचों के मध्य लड़ा गया था। और यह हुआ कब था? तो यह हुआ था 1759 में साथियों। बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 36 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति
से संबंधित है। तो यह जो है ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वह फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, यहाँ ऑप्शन में डी अल्मीडा दिया जा रहा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह उन्हीं की एक नीति थी, ब्लू वाटर नीति। प्रश्न संख्या 37, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चार्नक के द्वारा की गई थी साथियों, और इसकी स्थापना 24 अगस्त 1686 को हुआ था साथियों, 24 अगस्त 1686। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? ये भी पूछा जा रहा है साथियों। तो यह जो थे साथियों, यह कपास, रेशम, सोरा और अफीम थे। यह क्या थे? स्टेपल कमोडिटीज एक पदार्थ थे, प्रमुख पण्य पदार्थ। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो भारत में एक इंग्लैंड का दूत था जो कि जहांगीर, मुगल जो सम्राट थे, उनके पीछे अजमेर से मांडू की तरफ गया था। तो वह था सर टॉमस रो। टॉमस रो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सर टॉमस रो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था सर जॉन चाइल्ड, उसे निष्कासित कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। प्रश्न संख्या 41 में पूछा जा रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई थी? तो यह जो था अल्बुकर्क, जिसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का, उसका यह नीति था कि भारतीय महिलाओं से विवाह किया जाए ताकि अपना साम्राज्य अधिक से अधिक वह विस्तारित कर पाए। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में पूछा जा रहा है कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो यह जो है गोथिक स्थापत्य कला का स्थापना का श्रेय यह पुर्तगालियों को जाता है साथियों, पुर्तगालियों का यह श्रेय जाता है गोथिक स्थापत्य कला के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 43 सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है, यानी कि सेंट थोमे के युद्ध को और किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1746 से 48 के मध्य हुआ था। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो फ्रांसीसियों के द्वारा अपना सर्वप्रथम कारखाना सूरत में स्थापित किया गया, जो कि 1668 में। प्रश्न संख्या 45 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? तो यह जो थे रूसी और जर्मन, जो कि ब्रिटिश काल के समय में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे, यानी कि रूस और जर्मनी यह दो देश थे जो कभी भी पोत सूरत बंदरगाह के समय नहीं लाए, वहाँ पे नहीं लाए। वो किसके काल में? अंग्रेजों के काल में। प्रश्न संख्या 46 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ यात्री दिया जा रहा है और दूसरी तरफ देश का जिक्र किया गया है, यानी कौन यात्री किस देश के थे उसे मैच करना है। तो मैच करते हैं साथियों। यहाँ पे दिया गया हुआ है पहला सूची 1 में वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल। ए का 2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है कोलंबस। कोलंबस जो था उसने अमेरिका की खोज की थी, तो वह जो था स्पेन का निवासी था, स्पेन का। फिर कैप्टन जेम्स जो कुक है, वो जो थे उनका संबंध ब्रिटेन से था और तस्मान हॉलैंड से संबंधित था। इस तरह प्रश्न संख्या 46 समाप्त हुए। प्रश्न संख्या 47 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 में पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया?
तो यह जो है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बना दिया था। शाह आलम यह जो बना दिया था मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था। और यह जो इलाहाबाद की संधि हुई वह क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। इस तरीके से यह सेट 1 समाप्त होता है, यह सेशन ये 1 समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में एक महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ। तो आप सभी लोग इस चैनल पे बने रहें और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें। MCQ के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को कवर करने का महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे।